तो इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट यह है कि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी 2022 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, और लखनऊ भाजपा दफ्तर में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम रखा गया है घोषणा पत्र का, और गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए लखनऊ भाजपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि वो 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव फेस कर रही है, इसलिए अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में वो क्या कहती है, क्या ऑफिशियली प्रॉमिस किया जाता है वोटर्स को उत्तर प्रदेश के, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण और ये देखना बहुत दिलचस्प। अमित शाह भारत के गृह मंत्री इसके लिए लखनऊ पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं। आप ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि क्या कहा जाता है इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम रखा गया है घोषणा पत्र का, और इसको जारी अभी थोड़ी देर में किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं इसके लिए लखनऊ पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। और यह बड़ा अवसर, लोक कल्याण संकल्प पत्र इस घोषणा पत्र का नाम। ये तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही है। सबकी निगाहें इस वक्त उस मंच पर जहां पर ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र जारी होने वाला है। और एबीपी गंगा आपको ये भी बता रहा है कि संभावनाएं क्या हैं, किन बातों पर इस संकल्प पत्र में फोकस रह सकता है। रोजगार हो सकता है फोकस का विषय, किसान या कृषि हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। इसके लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया। और ऐसे में जब आज भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, तो उनका क्या कहना है इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर, सबका साथ और सबका विकास की झलक किस तरह से इसमें दिखाई देगी, ये आपको दिखाएं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और ये जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी हैं। सर, आज आ रहा है लोक कल्याण संकल्प पत्र, क्या कुछ खास है इसमें? सबका साथ सबका विकास। बिजली को लेकर कुछ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, सबने बिजली, सबका साथ सबका विकास, गरीब किसान के लिए कुछ है? सभी वर्गों के लिए है। ऐसा कुछ है सभी वर्गों के लिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास की बात वो करें, चूँकि अब थोड़ी देर में लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है वो जारी होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बात बार बार हम कह रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें गरीब की बात है, किसान की बात है, महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, और ख़ास तौर से बिजली को लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। जो 1918 मंडलों में बीजेपी ने अपने ये आकांक्षा पेटियां लगवाई, 4 करोड़ से ज़्यादा सुझाव आए हैं। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही बीजेपी ने अपना ये लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र थोड़ी देर में जारी होगा। इसके लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में एक वर्ग की नहीं, बल्कि हर वर्ग और हर तबके की बात। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर रही है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, विजन डॉक्यूमेंट है एक तरीके से, क्या कुछ खास होगा इसमें? नहीं, अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या खास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत यही रहा है कि गरीब, गांव, किसान, महिला और नौजवान, ये हमारी प्राथमिकता का केंद्र रहे हैं। और नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और किसानों की आमदनी को हम दोगुना करने की तरफ हम बढ़ सके। ये हमारी संकल्पना होती है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। आकांक्षा पेटियां आपने लगवाई, लोगों के सुझाव आए, उसको भी शामिल किया है? वो तो निश्चित रूप में आज पूरा विवरण माननीय गृह मंत्री जी देंगे। बहुत सारे सुझाव आए हैं और जनता की आकांक्षाओं के अनुसार ही हम लोग निर्णय लेते हैं। कुछ और जो सियासी दल, समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली कह रही है, आम आदमी पार्टी बिजली की बात की, वो सारी चीजें अभी कुछ चीजें आ जाने दीजिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है डॉक्टर दिनेश शर्मा का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं गरीब से जुड़ा, किसान से जुड़ा, महिलाओं से जुड़ा हर एक चीज़, ये जो विजन डॉक्यूमेंट हम कहें, जो बीजेपी का है, जिसे नाम दिया है लोक कल्याण संकल्प पत्र, उसमें चीज़ें शामिल होंगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
डॉक्टर दिनेश शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गए लखनऊ। वो भी इस दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे और तस्वीर देख लीजिए आप ताजा। कुछ ही देर में ये संकल्प पत्र जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। पिछले संकल्प पत्र के बाद यानी 2017 के चुनाव में 312 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार लोक कल्याण संकल्प पत्र में किन बातों का वादा किया जाता है, क्या विजन प्रदेश के लिए अब सामने रखा जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के बीच में जाती है, क्या करने का वादा करती है, क्या करना चाहेगी आने वाले 5 सालों में, किन कामों को आगे बढ़ाना चाहेगी, किन चीजों को एबेंडन करना चाहेगी, समाप्त कर देना चाहेगी, ये इस संकल्प पत्र में सामने आ जाएगा। वो आधिकारिक होगा और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण कि उसमें क्या होता है। अनुभव शुक्ला जो वहीं पर मौजूद हैं, लगातार वहां पर पहुंच रहे नेताओं से बात कर रहे हैं, सारे घटनाक्रम और गतिविधियों पर उनकी निगाह है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या आपको समाचार मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है इस संकल्प पत्र के बारे में? देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। मुख्यमंत्री चूंकि एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे वो भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या कुछ होगा इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो एक कमेटी बनाई थी, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी बीजेपी ने, उसके अध्यक्ष थे सुरेश खन्ना जो यूपी के वित्त मंत्री भी, तो वो भी पहुंचे हुए। हमने उनसे भी पूछा, आपने वो बातचीत भी दर्शकों को दिखाई। वो फिलहाल भीतर मौजूद है, लेकिन कुछ सदस्य हमें यहाँ इस हॉल में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये लोक कल्याण संकल्प पत्र या बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होना है। एक और चीज अगर हम बताएं, जिस तरीके से आज लता मंगेशकर का निधन हुआ है, तो उस पर भी अभी हो सकता है कि शोक संवेदना जो है वो पार्टी के सभी बड़े लोग यहाँ पर प्रकट करें, तो उस पर भी बातचीत हो रही है। और दूसरा, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से, उसमें बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। यानी बिजली को लेकर आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। इसी तरीके से बीजेपी के भी इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बिजली को लेकर जरूर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ जो अगर हम कहें कि जो बिजली के बिल हैं उसमें भी कुछ छूट देने की बात हो सकती है। और इसके अलावा किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। आपको याद होगा 2017 में जब संकल्प पत्र जारी किया था, तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जब सरकार बनी और पहली कैबिनेट में वो कर्जा माफ किया था, तो उससे जुड़ा हुआ कोई एक ऐलान इस घोषणा पत्र में हो सकता है। और रोजगार पर खासा फोकस है सरकार का, कि रोजगार को लेकर भी इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ चीजें जरूर है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और सरकार बार बार जो कहती है कि हमने पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी मिली है। तो वो एक ऐसा इशू है जिसको हर मंच पर बीजेपी के लोग उठाते रहे हैं। और आज जब लोक कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी अपना जारी करने जा रही है, हालांकि अभी कुछ चीजों को लेकर जरूर बातचीत चल रही, जो बात हमने पहले कही कि लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ है उसको लेकर अभी कुछ पार्टी के सीनियर लोगों के बीच कुछ मंथन जरूर चल रहा है। लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस पर ये सारी चीजों पर फोकस होगा। और जो एक आकांक्षा पेटियां लगाई थी, आपको याद होगा बीजेपी ने हर मंडल में 1918 मंडल है और सभी मंडलों में बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन आकांक्षा पेटियों के जरिए जो सुझाव प्राप्त हुए या जो लोगों की विशेष उनको मिली है, उसका भी समावेश हो सकता है इस संकल्प पत्र में। ये बहुत स्वाभाविक है। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। हम आपसे आगे बात करते रहेंगे और इस खबर पर हमारी नजर रहे। देश की आंखों में पानी है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने आज सुबह आखिरी सांस ली है 92 वर्ष की उम्र में, और आज ही शाम को 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 29 दिनों से बीमार थी पूरा फिल्म जगत, और इसके अलावा संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग, समाजशास्त्री, सभी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, सभी उनको नमन कर रहे हैं, सभी उनको याद कर रहे हैं, सभी उनकी जो सुर साधना थी उसको नमन कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, उनके चाहने वाले, उनके गीतों के प्रशंसक, उनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में हैं। जहां जहां पर उनके गीत पहुंचे, उनके सुर पहुंचे, उनके प्रशंसक बने, और वो सब आज उनको याद कर रहे हैं, उन सब उनको नमन कर रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां पर वो लगातार भर्ती रही, जहां पर उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
उसी ब्रीच कैंडी अस्पताल से सूरज इस वक्त हमारे साथ हैं, एबीपी नेटवर्क संवाददाता। सूरज, आज सुबह से जो कुछ घटनाक्रम हुआ और इसके पहले जैसे उनका ट्रीटमेंट चला और आज सुबह जो कुछ हुआ, वो सब कुछ हमारे दर्शकों को बयान करें। राजेंद्र, पिछले 29 दिनों से लता दीदी का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप ब्रिजखंडी का अस्पताल देख रहे हैं, इसकी जो सामने वाली जो इमारत है, इसी इमारत में लता दीदी पिछले 29 दिनों से हैं, जिन पर लगातार इलाज चल रहा था। 5 डॉक्टर्स की टीम उन्हें मॉनिटर कर रही थी, उनके हेल्थ का अपडेट पल पल लिया जा रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मॉनिटर कर रहे थे उनकी स्वास्थ्य की प्रकृति को। साथ ही डॉक्टर प्रतीत जो इस पूरी टीम के इंचार्ज थे, वो लगातार हर पल अपडेट लिया करते थे। अस्पताल में अक्सर आया करते थे लता दीदी को देखने के लिए, उनके स्वास्थ्य का अपडेट लिया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि लता दीदी का जो ये 29 दिनों का पूरा इलाज के दौरान कई बार अच्छी खबरें भी मिली कि वो दवाइयों को अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो कभी ऐसी खबरें बीच में मिलने लगती थी कि अब उनकी तबीयत खराब होने लगी है। कल जो डॉक्टर प्रतीत है, उन्होंने बताया कि एग्रेसिव थेरेपी इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें रिवाइव करने के लिए, और वो मेडिसिन्स के जवाब दे रही हैं। जिसके बाद आज सुबह ये बुरी खबर पूरी दुनिया को पता चली कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आधिकारिक रूप से ये बयान दिया कि लता दीदी का निधन हो गया। उसके बाद से ही यहाँ पर जो वीवीआईपीज है, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय पहले अनुराधा पौडवाल भी यहाँ पर आई, वो रोने लगी। उनका ऐसा कहना था कि लता दीदी उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रही हैं। और अब आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने समय निर्धारित किया है, उसके मुताबिक 12:15 बजे के करीब इस अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जाएगा, जो महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है इस अस्पताल से। वहां पर करीब पार्थिव शरीर 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे तक उनके जो करीबी होंगे वो आएंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ ही जो आसपास के लोग होंगे, उनके परिवार को कॉन्डोलेंस देने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद 3 बजे वहां से उनका पार्थिव शरीर लेकर शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा, जहां पर 4 बजे से 6 बजे के बीच में वीवीआईपीज आएंगे। देश के बड़े नेता आने की संभावना है। देश के बड़े नेता वहां जा सकते हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। जिसके बाद 6:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि काफी सम्मान पूर्वक किया जाएगा। और ये जो मैंने प्रक्रिया बताई आपको 12:15 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की, इस पूरी चीज को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी यहाँ मौजूद है, आई हैं। उसके थोड़ी देर पहले जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, वो उनके लड़के अमित ठाकरे, सारे लोग यहाँ पर हैं। जी, आम लोगों को भी सूरज, क्या अनुमति दी गई है कि वो उनके घर जाकर उनके अंतिम दर्शन कर पाएं जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच जाएगा उसके बाद? देखिए, घर की बात की जाए तो जो सूत्र बताते हैं कि घर पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कोविड का भी समय है, भीड़ भाड़ ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो घर पर जो बेहद करीबी लोग होंगे वही आएंगे। लेकिन इसी वजह से शिवाजी पार्क भी चुना गया है, क्योंकि वो काफी बड़ी जगह है। बाला साहब ठाकरे का जब निधन हुआ था उस समय भी उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में रखा गया था, जहां पर जैसे डेवलप होगी हम आपसे बात करते रहेंगे और वहां पर जो कुछ भी घटेगा अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या किया जा रहा है बॉम्बे में और कैसे शाम को 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। अभी हम फिलहाल चलेंगे लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। वहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और संकल्प पत्र जारी होना है आज। आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख सकते हैं, उनके साथ इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी वहां पर। ऐसा लगता है कि ये सभी जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, ये श्रद्धांजलि और नमन के साथ लता मंगेशकर को आज अपनी बात शुरू करेंगे, क्योंकि आज का दिन तय है। आज का दिन पहले से ही तय था कि भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी,
इस दुखद समाचार के कारण आज घोषणा पत्र 2022 का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगली तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जबकि अन्य राजनीतिक कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज घोषित नहीं होगा, आज जारी नहीं होगा। लता मंगेशकर के निधन के बाद अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की स्वतंत्र देव सिंह सबसे पहले सामने आए। आपने देखा अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सभी वहां पर बैठे हुए थे, मौन शांत। और स्वतंत्र देव सिंह आए, उन्होंने 1 मिनट के भीतर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज लता जी का निधन हुआ है, पूरा देश शोकाकुल है, दुखी है।